प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति, अभिकरण और नियामक। मतलब आज की वीडियो क्लास में हम राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में 3 बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या? राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति क्या है, इसका नेचर, इसकी जो एजेंसीज हैं, अभिकरण, इसकी बात करेंगे और राजनीतिक समाजीकरण के नियामक क्या हैं। मतलब 3 बातें होगी, प्रकृति, अभिकरण और इसके नियामक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके और सभी विद्यार्थियों का हित और उनकी सफलता ही मेरा हित और मेरी सफलता है। ध्यान दें, राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति, अभिकरण और इसके नियामक। अब इसके लिए मैंने 3 पार्ट अलग अलग आपके लिए तैयार कर दिए हैं। पार्ट नंबर 1 राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति, 2 नंबर राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण और 3 नंबर पर राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। ये अलग अलग पार्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। अब हमें इन सभी को ठीक से समझना है। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम राजनीतिक समाजीकरण को समझते हैं तो इससे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि राजनीतिक संस्कृति की भी थोड़ा जानकारी हमें होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा इसके संदर्भ में हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। देखो, मैं चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, कोई भी उपागम क्यों ना हो, कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, मैं उसको क्रमबद्ध रूप में लेता हूँ और समग्र रूप में समझाता हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि वास्तव में राजनीतिक संस्कृति क्या चीज है, पॉलिटिकल कल्चर। भाई तभी तो हम इसकी प्रकृति को समझ पाएंगे, राजनीतिक समाजीकरण को। देखिएगा, राजनीति के प्रति लोगों के, व्यक्तियों के जो विचार, जो विश्वास, जो आस्थाएं और जो प्रतिबद्धताएं होती हैं वही राजनीतिक संस्कृति है। और राजनीति के प्रति लोगों के जो विचार, विश्वास, आस्थाएं, अभिवृत्तियां और प्रतिबद्धताएं जो होती हैं, इनको बनने में या इन विचारों को बनाने में या विचारों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। यस, मतलब राजनीतिक समाज के संदर्भ में राजनीति के बारे में लोगों के विचार ऐसे या वैसे क्यों बनते हैं, उनकी विश्वास, आस्थाएं ऐसे या वैसे क्यों बनते हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं ऐसी या वैसी, मतलब नकारात्मक या सकारात्मक क्यों बनती है। तो इस विचारों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना भाई, वो ही राजनीतिक समाजीकरण है। मतलब भाई समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है। किसके बारे में? समाज के बारे में। कि समाज के बारे में हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो समाजीकरण है। और राजनीति के बारे में हम जो कुछ भी सीखते हैं, राजनीति के बारे में हमारे जैसे भी जो विचार बनते हैं, तो हम जहाँ कहीं से भी सीखते हैं, किसी भी अभिकरण से सीखते हैं, किसी भी साधन से सीखते हैं, तो जो कुछ राजनीति के बारे में हम सीखते हैं ना, तो जो राजनीति के बारे में सीखने की प्रक्रिया होती है ना, वो राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। व्यापक रूप में देखना हो तो हमारी अलग से वीडियो आप देखिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? प्रकृति, अभिकरण और नियामक की। मैंने ये सामान्य अर्थ इसलिए बताया जिससे कि 3 बातें आप समझ जाएं। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 1 राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति लेंगे हम, नेचर क्या है इसका। अब देखिएगा, राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति को हम समझें, इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपके लिए। भाई मैंने अक्सर देखा है कि जन सामान्य की तो बात अलग है, वो तो बेचारे क्या जाने इसके बारे में, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मैंने अक्सर देखा है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिकरण
राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, राजनीतिक भर्ती, इन शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं? नहीं भाई, ये अलग अलग हैं। और राजनीतिक सामाजिक नहीं, प्रकृति को आप ठीक से तभी समझ पाएंगे जबकि इन तीनों शब्दावलियों की आपको जानकारी हो। किस किस की? राजनीतिकरण क्या है, हैं? राजनीतिक सहभागिता क्या है और राजनीतिक भर्ती क्या है। ये तीनों यदि आप समझ जाएंगे ना, तो राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रकृति है उसको समझने में मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ नोट भी कर दिया है, हालांकि मुझे इनको यहाँ नोट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इजीली रूप में ये लेक्चर, मतलब कंप्लीट राजनीति विज्ञान के बारे में लेक्चर मौखिक रूप में हम दे सकते हैं, इनका सहारा हमें लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसलिए ये नोट करता हूँ जिससे कि आप सबसे पहले तो हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसको ठीक से समझें और उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तीनों शब्दावली मैंने नोट कर दिए। राजनीतिकरण, अक्सर आपके सामने शब्द आता है राजनीतिकरण, नहीं जैसे आप सुनते हैं कि आज तो जो है सभी का राजनीतिकरण हो रहा है ना, और कहा जाता है कि भी छात्रों का भी राजनीतिकरण हो रहा है ना, अपराध का भी राजनीतिकरण हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि राजनीतिकरण शब्द का प्रयोग जगह जगह किया जाता है और आप बड़े हैरत में हो जाते हैं कि भाई ये शब्द क्या है, इसका अर्थ आप जानते ही नहीं, है ना। तो यहाँ मैंने नोट किया है राजनीतिकरण क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे राजनीतिकरण शब्दावली का अर्थ क्या है। देखो, तभी आप राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति, नेचर को समझ पाएंगे, है ना। तो राजनीतिकरण क्या है, आप ध्यान दें भाई, व्यक्ति का राजनीति की ओर आकर्षण व रुचि ही राजनीतिकरण है। नोट कीजिएगा, व्यक्ति का राजनीति की ओर आकर्षण व रुचि ही राजनीतिकरण है। आकर्षण व रुचि ही। अब इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नहीं है कि राजनीति के प्रति जो रुचि है, जो आकर्षण है, तो इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि भाई ये व्यक्ति है ना राजनीति में दीक्षित हो गए हैं या राजनीति के ज्ञाता हो गए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ यहाँ यही अर्थ निकाला जाएगा कि भाई वास्तव में जब जनता में या मान लीजिएगा किसी वर्ग विशेष में, जैसे छात्रों का उदाहरण हम दे सकते हैं, जब जनता में या किसी वर्ग विशेष में, है ना, राजनीति के प्रति जो है रुचि जगाने का प्रयास किया जाता है या, है ना, राजनीति में उनको मतलब आकर्षित किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, राजनीतिकरण कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, राजनीतिक दल, तो भाई राजनीतिक दल दो तरफा भूमिका निभाते हैं। एक तरफ तो क्या करते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो राजनीति को, ये है जो परिवार होते हैं ना, उन परिवार में या व्यक्ति का जो घर होता है उस घर की चौखट तक राजनीति को ले जाते हैं। एक तो ये भूमिका है। और दूसरी तरफ ये कि क्या करते हैं कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है ना, वो सामाजिक व्यक्ति को, है ना, राजनीति में घसीट लाते हैं, है ना। तो जो ये है वो ही क्या है, राजनीतिकरण है। यस, समझ गए, नोट कीजिएगा। आशा करता हूँ आप ठीक से समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी। आपको समझना है, औपचारिकता नहीं निभानी है। यस, राजनीतिकरण क्या है, मैंने उदाहरण दिया, आप समझ गए होंगे। व्यक्ति का, है ना, जैसे मान लीजिएगा हम अपने ऊपर उदाहरण दे सकते हैं, व्यक्ति का राजनीति की ओर आकर्षण व रुचि ही राजनीतिकरण है। इसमें देखो ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो राजनीति का ज्ञाता बन जाएगा। नो, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, राजनीतिक सहभागिता क्या है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या होगा, ध्यान दें, राजनीतिक क्रिया को कहा जाता है। ये क्या, राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक क्रिया को कहा जाता है। कैसे, इससे व्यक्ति राजनीति में एक तरह से प्रवेश ले लेता है। मतलब व्यक्ति राजनीति में प्रवेश तभी लेगा जबकि वो राजनीतिक क्रिया करेगा। यस, पॉलिटिकल एक्शन, राजनीतिक क्रिया करेगा। कोई ना कोई तो क्रिया तो करेगा, वो कोई क्रिया करेगा तभी तो जो है वो राजनीति में भाग लेगा। मान लीजिएगा मैं राजनीति में भाग लेना चाहता हूँ, तो भाई मुझे चुनाव तो लड़ने ही पड़ेंगे। मैं विधायक बनना चाहता हूँ, सांसद बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उम्मीदवार तो बनना पड़ेगा ना। अब उम्मीदवार बनूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्रिया तो करनी पड़ेंगी। भाई जनता को लुभावनी बातें बताऊंगा, लुभावनी नारे दूंगा। मैं ये कहूँगा कि भाई हमारे राजनीतिक दल में, है ना, ये बातें हैं, ये हमारा घोषणा पत्र है, आप हमें यदि चुनाव में विजय कर देंगे तो हम आपके लिए ये सुविधाएँ कर देंगे और इस तरह के जो ये घोषणा पत्र में शर्तें हैं ना, वो सारी हम पूरी कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य होगा कि यहाँ राजनीतिक क्रिया को कहा जाता है।
राजनीतिक सहभागिता। और इस राजनीतिक क्रिया से क्या होता है, इससे व्यक्ति राजनीति में एक तरह से प्रवेश ले लेता है। तो इसका मतलब राजनीतिक सहभागिता वास्तविक रूप में एक राजनीतिक क्रिया है और इससे व्यक्ति वास्तविक रूप में राजनीति में भाग ले लेता है, ये राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। अब ध्यान देंगे, राजनीतिक सहभागिता के ऊपर अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अब तीसरा जो शब्दावली आ रही है वो क्या आ रही है, राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, राजनीतिक भर्ती, इसको भी समझना जरूरी है। आप देखो राजनीतिक भर्ती क्या है, व्यक्ति राजनीति का एक भाग बन जाता है। अब ध्यान देंगे, व्यक्ति राजनीति का एक भाग बन जाता है, उसमें दीक्षित हो जाता है। अब देखो राजनीतिकरण में तो व्यक्ति राजनीति में दीक्षित नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक भर्ती में क्या होता है कि व्यक्ति राजनीति का एक भाग बन जाता है और उसमें वह दीक्षित हो जाता है, मतलब उसे ज्ञान ठीक से प्राप्त हो जाता है। यहाँ वास्तव में जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है ना, पॉलिटिकल मैन जो होता है, वो राजनीति का तमाशबीन नहीं होता है, केवल तमाशा देखने वाला नहीं होता है, वास्तव में राजनीति में दीक्षित हो जाता है। तो राजनीतिक भर्ती का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति राजनीति का एक भाग बन जाता है और उसमें वह वास्तव में दीक्षित हो जाता है, ये केवल तमाशबीन नहीं होता है, वास्तविक रूप में इसे राजनीति का ठीक से ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ सहभागिता में एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये मान लीजिएगा मैं सबसे पहले एक उम्मीदवार बनूंगा ना, उम्मीदवार बनने के बाद में फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव में मान लीजिएगा मुझे विजय प्राप्त हो जाती है, तो आप बताइए, मैं एक विधायक बन गया, सांसद बन गया। अब विधायक सांसद बन गया तो फिर क्या हो गया, मेरी भर्ती होगी ना राजनीति में। भाई मेरी भर्ती होगी ना राजनीति में, मैं राजनीति का मतलब यहाँ वास्तविक रूप में एक भाग बन गया, मैं विधायक बन गया, मैं सांसद बन गया, मैं मंत्री बन गया, जो कुछ भी है, लेकिन मैं वास्तविक रूप में राजनीति का एक भाग बन गया। तो ये जो भाग बनना है वो भी क्या है, राजनीतिक भर्ती है। यस, तो वास्तव में होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अक्सर देखा विद्यार्थी ये राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भर्ती और राजनीतिक समाजीकरण को एक मान लेते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कुछ किताबों के अंतर्गत भी इन शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है। नो, आप ऐसा मत कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग अलग हैं और मैंने इसलिए आपके लिए बातें नोट कर दी हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, यहाँ मैंने नोट किया है कि राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण, यस, इन सब का प्रेरक आधार है। अब ध्यान दें, इन सब का प्रेरक आधार है राजनीतिक समाजीकरण, मतलब जो राजनीतिक भर्ती है, राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिकरण है ना, इन तीनों का ही जो ये राजनीतिक समाजीकरण है ना, वो इनका प्रेरक आधार है, प्रेरक आधार है। इसके अभाव में ये तीनों ही संभव नहीं होते। मतलब जब तक राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, राजनीति के बारे में लोगों को कुछ सिखाया नहीं जाएगा, कुछ जानकारी नहीं दी जाएगी, तो मेरे भाई वास्तव में ये तीनों ही संभव नहीं हो सकते। ना तो जनता का राजनीतिकरण होगा, मतलब जनता में राजनीति के प्रति रुचि नहीं जगा सकते हम। भाई जब उनको सिखाएंगे नहीं कुछ तो रुचि कैसे जगेगी, फिर राजनीतिक सहभागिता भी कैसे होगा, हम उनको राजनीति के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं तो राजनीति में जो है भाग कैसे लेंगे। इसके बाद में राजनीतिक भर्ती, अब मान लीजिएगा किसी उम्मीदवार विशेष को, व्यक्ति विशेष को हम राजनीति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं सिखा रहे, तो फिर वो राजनीति में जो है भाग कैसे लेंगे, राजनीति का एक भाग कैसे बन पाएंगे। इसलिए इन तीनों का जो प्रेरक आधार है वो राजनीतिक समाजीकरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये सारी बातें समझ में आ गई तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति को समझने में हमें दिक्कत कहाँ आएगी। अब मैंने ये नोट कर दी सारी बात नीचे, देखिएगा। राजनीतिक समाजीकरण के दो रूप होते हैं, मतलब व्यक्ति को राजनीति के बारे में जो कुछ सिखाया जा रहा है, भाई राजनीति के बारे में उसके विचारों को किस प्रकार का बनाया जा रहा है, उसकी आस्थाओं को, उसके विश्वास को, उसकी प्रतिबद्धता को, या संविधान विशेष के बारे में, सामान्य संस्कृति के बारे में क्या कुछ सिखाया जा रहा है। तो जो ये सिखाने की प्रक्रिया है ना, इस सिखाने की प्रक्रिया के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रकट राजनीतिक समाजीकरण, अप्रकट राजनीतिक समाजीकरण। नोट कीजिएगा, प्रकट और अप्रकट। प्रकट राजनीतिक समाजीकरण में क्या होता है कि वास्तविक रूप में यह राजनीतिक समाजीकरण का, नोट कीजिएगा, यह राजनीतिक समाजीकरण का, मैंने पूरा नोट नहीं किया, मैं बोल रहा हूं यहाँ, यह राजनीतिक समाजीकरण का ऐसा प्रकट रूप है जिसे राजनीतिक सिद्धांत बोधन कहना अधिक उपयुक्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे क्या कह सकते हैं आप? राजनीतिक सिद्धांत बोधन कहना अधिक उपयुक्त होगा। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ये राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट साधन है या प्रकट रूप है,
इसमें वास्तविक रूप में जनता को जानबूझकर छल योजन या जोड़ तोड़ से जैसा उनके विचारों को बनाना चाहेंगे वैसा उनके विचारों को बनाया जा सकता है, वैसा उनके विचारों को बनाया जा सकता है। अब यहाँ जो ये राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप है और इसमें मान लीजिएगा हमें कहें कि भाई जनता के विचारों को जैसा बनाना चाहे जैसा बनाया जा सकता है, ऐसा या वैसा, और इसमें छल योजन जोड़ तोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रकट साधन कौन कौन से मैंने नोट कर दिए। देखिएगा स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं जो है ना वो वास्तविक रूप में प्रकट भी और अप्रकट भी है। बाकी जो स्वैच्छिक समूह है वो प्रकट अभिकरण है, जनसंपर्क प्रकट, सरकार प्रकट, राजनीतिक दल और दल संरचना ये प्रकट है। मतलब ये जो अभिकरण है वास्तविक रूप में जनता के विचारों को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, जिस तरफ मोड़ना चाहे उस तरफ मोड़ सकते हैं, जैसी उनकी आस्थाओं को बनाना चाहे वैसी उनकी आस्थाओं को बना सकते हैं। यस, यही राजनीतिक समाजीकरण का जो है प्रकट रूप है। मतलब इसमें वास्तविक रूप में मैंने यहाँ लिखा ना राजनीतिक सिद्धांत बोधन कहना, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, यूपीएससी और यूजीसी नेट में पूछा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत बोधन कहना अधिक उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें छल योजन और जोड़ तोड़ होता है। मतलब जो ये राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण हैं वो जैसा चाहे वैसा लोगों के विचारों को बना सकते हैं। मुझे बताइए, क्या जनसंपर्क के जो माध्यम है, समाचार पत्र है, रेडियो टेलीविजन है, दूरदर्शन, तो भाई ये जैसा चाहे वैसा व्यक्ति के विचारों को बना सकते हैं, ढाल सकते हैं, और सरकार भी जैसा चाहे वैसा व्यक्ति के विचारों को बना सकते हैं, नियम बनाकर, कानून बना करके, है ना। और इसके बाद में स्कूल या शैक्षणिक संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, इनके अंतर्गत जैसे नागरिक शास्त्र, इतिहास के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम लगा जाता है ना, तो उससे भी जैसा चाहें वैसा जो है मतलब व्यक्ति के विचारों को, आस्थाओं को, विश्वासों को, प्रतिबद्धताओं को ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। यस। अब दूसरा जो ये राजनीतिक समाजीकरण रूप है वो क्या है? राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप। नोट कीजिएगा, अप्रकट, अप्रकट, आप पूरा लिख सकते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप। आप देखो इसमें क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण का यह है जो अप्रकट रूप है, वास्तविक रूप में यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ये अप्रकट रूप है उसके बारे में लिखेंगे, ये है स्वतः होने वाली प्रक्रिया। मतलब इसमें वास्तविक रूप में किसी भी रूप में ये जैसे जो परिवार है, परिवार इसका सबसे अच्छा अभिकरण है, जहां वास्तविक रूप में बच्चे का जो कुछ भी समाजीकरण हो रहा है, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है राजनीति के बारे में, वास्तविक रूप में अप्रकट रूप में हो रहा है। वो अपने माता पिता से सुन रहा है, सुन करके सीख रहा है ना। उसके बाद में वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं में, विद्यालय महाविद्यालयों में भी एक तरफ तो पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो तो इसका प्रकट रूप होगा, लेकिन कुछ जो बातें हैं ना वो अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रकट रूप में वो स्वतः ही अपने आप ही सीख लेता है। तो अपने आप सीखना वो अप्रकट है। इसलिए कहा गया है स्कूल या शिक्षण संस्थाएं वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकट और अप्रकट दोनों ही रूप है। मतलब बच्चा खुद भी सीखता है और वास्तविक रूप में उसे सिखाया भी जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, जो सिलेबस के अंतर्गत, मतलब हम ये कहेंगे जो भी टॉपिक्स रखे जाते हैं, पाठ्यक्रम जो भी होता है नागरिक शास्त्र का, इतिहास का, तो उससे सिखाया जा रहा है बच्चे को एक तरफ तो, और दूसरी तरफ बच्चा स्वतः भी सीख रहा है। तो जो स्वतः सीखना है, मतलब स्वतः होने वाली जो प्रक्रिया है ना वो अप्रकट है, और जो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है वह वास्तविक रूप में केवल दो स्तरों पर, दो अभिकरणों में होती है, परिवार में और स्कूल या शिक्षण संस्थाओं में। यहाँ तो बिल्कुल परिवार में तो राजनीतिक समाजीकरण अप्रकट रूप में होता है, स्वतः होता है, यहाँ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। माता पिता से बच्चा स्वतः ही सारी बातें सीखता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला। यस। और जो स्कूल या शिक्षण संस्थाएं, यहाँ प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में राजनीतिक समाजीकरण होता है। यहाँ राजनीतिक समाजीकरण के दोनों ही रूप मौजूद होते हैं। कहाँ? स्कूल या शिक्षण संस्थाएं, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ये सभी सम्मिलित हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ अंत में दो बातें और नोट की हैं, लिखिएगा। यह तीनों से व्यापक है। अब देखिएगा राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रकृति वो क्या है कि वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण है राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक भर्ती, है ना। इन तीनों से व्यापक है। मैं क्या करूं, इन तीनों से व्यापक है, ठीक है। ये इसकी नेचर, इसकी प्रकृति, ये इन तीनों से व्यापक है। इसलिए तो मैंने यहाँ लिखा ना राजनीतिक समाजीकरण इन सब का प्रेरक आधार है ना। इसके अभाव ये तीनों संभव नहीं हो सकते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ क्या नोट किया है, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण,
है ना। यह वह प्रक्रिया है जिससे यह मूल्य, मान्यताएं, आस्थाएं और विचार न केवल बनते हैं वरन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। मतलब राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति ये है कि यहाँ राजनीतिक समाजीकरण का ये अर्थ लिया जाता है कि राजनीति के बारे में लोगों के जो विचार, आस्थाएं, विश्वास, मूल्य हैं, वह वास्तविक रूप में जो ये विचार विश्वास बन रहे हैं, किस प्रक्रिया से बन रहे हैं, किन के द्वारा व्यक्ति के विचारों का ऐसा है वैसा बनाया जा रहा है, तो जो ये विचार बनने की प्रक्रिया है वो राजनीतिक समाजीकरण है। लेकिन ये राजनीतिक समाजीकरण यहीं तक सीमित नहीं रहता है। वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से राजनीति के बारे में लोगों को, व्यक्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो मूल्य, आस्थाएं, विश्वास है, प्रतिबद्धताएं, उनको हस्तांतरित किया जाता है। कैसे? मान लो मेरा राजनीति के बारे में ये विचार है कि राजनीति विवेकवान, बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए। यस, अब मेरा परिवार मुझसे ये बात सीख रहा है? मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मैंने जो मूल्य हैं, विचार, विश्वास हस्तांतरित कर दिए, सिखाया है ना मैंने। अब दूसरा परिवार को उदाहरण दूं, कोई ये कहेगा नहीं राजनीति तो एक पेशा है, हम तो राजनीति में आते ही इसलिए हैं कि हमें तो धन बटोरना है। वहाँ जो बालक होंगे, बच्चे होंगे, वो माता पिता से ये सीख रहे हैं। भाई वास्तविक रूप में बच्चे को परिवार में ही पहली बार माता पिता के रूप में सत्ता का ज्ञान होता है। मतलब माता पिता की जो सत्ता है, तो वास्तव में माता पिता की सत्ता के रूप में पहली बार सत्ता से परिवार में ही बच्चे का परिचय होता है। अब उस परिवार में वार्तालाप कैसा होता है? अलग अलग परिवार में अलग अलग रूप में बच्चे का समाजीकरण होता है, और अलग अलग रूप में जब समाजीकरण होता है तो उसके अनुरूप राजनीतिक समाजीकरण होता है। यस, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि मेरे राजनीति के बारे में ये विचार हैं, तो मेरे बच्चे मुझसे यही सीखेंगे। दूसरे परिवार को उदाहरण दे तो वहाँ पर वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में माता पिता के जैसे विचार हैं, उसी के अनुरूप बच्चे वहाँ पर सीखेंगे। तो कहने का मतलब एक राजनीतिक समाजीकरण केवल राजनीति के बारे में एक सीखने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में यह सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ ही वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये अपने जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, विश्वास हैं, उनको हस्तांतरित करते रहते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए ध्यान देंगे, यदि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलना हो, पॉलिटिकल कल्चर को बदलना हो, तो राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण यदि ठीक से किया जाता है, राजनीतिक समाजीकरण के जो अभिकरण है, इन अभिकरणों का ठीक से सदुपयोग किया जाए, सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाए, तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति को ठीक से बदला जा सकता है। यस, बहुत गहरी बात बताई मैंने, बहुत गंभीर बात है, समझिएगा। अगर किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलना है तो भाई राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा मैं भारत का एग्जाम्पल दूं, भारत में राजनीति को एक व्यवसाय, पेशा समझा जाता है। ये पॉलिटिकल कल्चर बन गई है, यहाँ की लोगों के विचार बन गए हैं कि राजनीति तो एक व्यवसाय है, विश्वास, आस्था बन गई है कि राजनीति तो एक पेशा है, व्यवसाय है। आप इस विचार को कैसे बदलें? यस, राजनीतिक समाजीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण से कैसे बदलेंगे? मैं विशेषकर जब महाविद्यालय के अंतर्गत बच्चों को राजनीतिक समाजीकरण समझाता हूँ, तो वहाँ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और मैं जब प्लेटो पढ़ाता हूँ, अरस्तु पढ़ाता हूँ, तो उस समय मैं ये बात बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहता हूँ मैं कि बेटो, राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली नहीं है। नो, राजनीति बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए, और राजनीति तो बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली है। ऐसे विचार बनवाइए ना बच्चों के, तो फिर संस्कृति अपने आप बदल जाएगी, राजनीतिक संस्कृति बदल जाएगी। आप बच्चों को सिखाइए, ऐसा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं ना, तो भाई इन अभिकरणों का प्रयोग आप वास्तविक रूप इस रूप में कर सकते हैं कि यदि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति नकारात्मक है, राज्य व्यवस्था को संचालित करने में परेशानी आ रही है, तो आप राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों को पर ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक समाजीकरण से आप राजनीतिक संस्कृति को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यस, हाँ, कभी कभी कुछ देशों की जो राजनीतिक संस्कृति होती है ना, वो अड़ियल स्वभाव की होती है, और अड़ियल स्वभाव की होती है तो राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत वो अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति। नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न को सजाए आप गलती नहीं कर सकेंगे। चलिए, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है राजनीतिक समाजीकरण की अभिकरण। मतलब राजनीति के बारे में एक व्यक्ति जो अपने विचार बना रहा है, विचार, विश्वास, आस्थाएं और प्रतिबद्धताएं हैं, तो एक व्यक्ति के विचार
ऐसे या वैसे, मतलब नकारात्मक या सकारात्मक, अच्छे या बुरे क्यों बन रहे हैं। तो ये जो विचारों को ऐसा या वैसा बनाने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में किन किन साधनों का योगदान होता है, किन किन साधनों का योगदान होता है, किन किन तथ्यों का योगदान होता है। तो जहां वो जो साधन होते हैं ना भाई, जिन साधनों से व्यक्ति को, बच्चे को राजनीति के बारे में सिखाया जा रहा है, राजनीति के बारे में उसके विचारों का ऐसा या वैसा नकारात्मक या सकारात्मक बनाया जा रहा है, तो ये विचारों का ऐसा या वैसा नकारात्मक या सकारात्मक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जिन साधनों का योगदान होता है ना, वो साधन ही अभिकरण कहलाते हैं। यस, एजेंसीज अभिकरण कहलाते हैं। तो चलिए, राजनीतिक सामाजिक अभिकरण कौन से होते हैं, क्या राजनीतिक सामाजिकरण के अभिकरण कौन से होते हैं, मतलब एक बच्चा कहाँ कहाँ राजनीति के बारे में अपने विचार, विश्वास, आस्थाएं और प्रतिबद्धताएं तैयार करता है या सीखता है, या उसके विचार वास्तविक रूप में कहाँ कहाँ नकारात्मक या सकारात्मक बनते हैं, अच्छे या बुरे बनते हैं राजनीति के बारे में। तो वो अभिकरण मैंने नोट किए हैं, 6 अभिकरण है। नंबर 1 परिवार, यस फैमिली, परिवार। भाई परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला, नोट कीजिएगा, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार रूपी खिड़की से ही बच्चा पहली बार दुनिया को झांक करके देखता है, मतलब सबसे पहले बच्चा परिवार में ही राजनीति के बारे में अच्छे या बुरे, नकारात्मक या सकारात्मक विचार सीखता है। किससे, माता पिता से। किससे, माता पिता से। तो परिवार में भी देखो समाजीकरण अलग अलग प्रकार का हो जाता है। कौन सा समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण अलग अलग प्रकार का हो जाता है। कैसे, एक तरफ शहरी परिवार है, दूसरी तरफ ग्रामीण परिवार है ना। और ग्रामीण परिवार में भी राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव का उदाहरण लें हम, जहां पर माता पिता राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में वहां किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो उनके बच्चों को भी राजनीति के बारे में आप देखिएगा क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब दूसरी तरफ शहरी परिवेश में पला पोसा बच्चा है, जिसके माता पिता राजनीति में सक्रिय रूप में भाग ले रहे हैं, तो भाई उसको राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक परिवार के अंतर्गत माता पिता दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और वो जो है अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका राजनीतिक समाजीकरण जो है होने में दिक्कत आएगी। एक तरफ ऐसा परिवार है जहाँ वास्तविक रूप माता पिता बहुत ज़्यादा समय अपने बच्चों को दे रहे हैं और राजनीति के बारे में ठीक तरीके से उनको ज्ञान दिया जा रहा है, तो उसका राजनीतिक समाजीकरण ठीक से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में सबसे पहले जो है बच्चा परिवार में ही सीखता है, चाहे वो सामान्य समाजीकरण की बात हो, समाज के बारे में सीख रहा हो तो समाजीकरण है, और जब वह राज्य या राजनीति के बारे में सीखता है तो राजनीतिक समाजीकरण है। तो सबसे पहले बच्चा परिवार के अंतर्गत आकर ही राजनीति के बारे में अपने विचार ऐसे या वैसे बना पाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता जैसा उसको सिखला रहे हैं उसके अनुरूप ही उसके विचार बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब ये है कि परिवार के अंतर्गत आकर ही बच्चे को सबसे पहले माता पिता की सत्ता का ज्ञान होता है, मतलब सत्ता का पहला परिचय बच्चे को माता पिता से ही होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के निर्देशों आदेशों का बच्चे को पालन करना पड़ता है। यस, अब जो परिवार है वो राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप है, मतलब यहाँ बच्चा स्वतः ही सीखता रहता है। स्वतः कैसे सीखेगा? मान लीजिएगा हम पति पत्नी राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति तो जो है एक व्यवसाय है, एक पेशा है। भाई वो गलत है। नहीं, राजनीति तो समाज सेवा का एक माध्यम है और राजनीति में तो सारे बुद्धिमान लोग ही जाते हैं। अब मैं ये वार्तालाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझसे सीखेंगे, तो बताइए मुझे बच्चों का जो है राजनीतिक समाजीकरण कैसा होगा? वो यही सीखेंगे कि भी राजनीति तो वास्तव में प्रशंसा की वस्तु है। हाँ, मेरे विचार हैं, राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है। राजनीति के बारे में क्यों कहते हैं लोग कि राजनीति से बचो, डरो, भागो, क्यों? निकल जाएगी, आ जाएगी। अरे भाई, राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है। राजनीति तो एक ऐसी वस्तु है जो वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में कोई भी समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कला है। यस, ऐसे वार्तालाप हो रहे तो बच्चा हमसे ऐसी अच्छी बातें सीख रहा है, और दूसरी तरफ माता पिता से बच्चा ये सीख रहा है, अरे भाई मैं तो चुनाव भी इसीलिए लड़ रहा हूँ, एक बार मैं चुनाव जीत जाऊँ, है ना, फिर तो देखना मैं 7 पीढ़ियों के लिए इतना धन बटोर लूंगा, इतना धन जोड़ दूंगा। बच्चा वहाँ सीख रहा है। तो इसका मतलब
स्वतः रूप में सीख रहा है। हम उसको सिखा नहीं रहे हैं, वो सुन रहा है माता पिता से राजनीतिक वार्तालाप को। तो जो सुन रहा है, सुनने से स्वतः ही अपने विचार बना रहा है, वो स्वतः ही उसके विचार बन रहे हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, स्वतः ही जो विचार बन रहे हैं मेरे भाई, वो ही क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप। कि बच्चा स्वतः ही राजनीति के बारे में सीख रहा है, उसको सिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, फिर भी सीख रहा है। दूसरा क्या है, स्कूल या शिक्षण संस्थाएं। यस, अब यहाँ ध्यान देंगे, स्कूल या शिक्षण संस्थाएं वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप भी है और अप्रकट रूप भी है। अप्रकट रूप तो ये वास्तविक रूप में इसलिए है कि यहाँ भी बच्चा कुछ बातें स्वतः ही सीखता है, और इसके साथ में यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम रखा जाता है, जैसे विशेषकर नागरिक शास्त्र, इतिहास का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, तो वहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है, मतलब संविधान के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है, या जो हमारा इतिहास है उस इतिहास के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। जानबूझकर ऐसा या वैसा बनाया जा रहा है, जानबूझकर बनाया जा रहा है। तो जानबूझकर बच्चे के विचारों को ऐसा या वैसा, नकारात्मक या सकारात्मक बनाया जा रहा है, तो वो होता है राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप। और बच्चा स्वतः ही अपने विचारों को निर्मित कर रहा है, स्वतः ही उसके विचार ऐसे या वैसे, नकारात्मक सकारात्मक, अच्छे या बुरे बन रहे हैं, तो अप्रकट है। हाँ, यूपीएससी यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि स्कूल या शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण के निम्न में से कौन सा रूप है, प्रकट, अप्रकट, प्रकट, अप्रकट, दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रकट भी और अप्रकट भी है। नोट कीजिएगा, केवल यही एक अभिकरण ऐसा है जो राजनीतिक समाजीकरण के, इसमें दोनों रूप होते हैं, प्रकट भी और अप्रकट भी, और परिवार केवल अकेला ऐसा जो अप्रकट है, बाकी जो सारे जो अभिकरण है वो सारे प्रकट हैं। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने नोट भी कर दिया यहाँ। तीसरा क्या है, स्वैच्छिक समूह। अब ध्यान दें, एक बच्चा परिवार में जो कुछ सीखता है, उसके बाद में शिक्षण संस्थाओं में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो कुछ सीखता है, उन सब सीखने के बाद में वास्तविक रूप में जो स्वैच्छिक समूह होते हैं, मतलब अपनी प्रतिष्ठा के, स्टेटस के अनुरूप सभी अपने अपने समूह का निर्माण कर लेते हैं, जिसको कि मित्र मंडली कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जिसको मित्र मंडली कहते हैं, हमजोली कहते हैं। मतलब एक प्रकार से हमें कह सकते हैं कि हमारे जो साथी लोग होते हैं, अपने अपने हितों से संबंधित जो होते हैं, तो वास्तविक रूप में जो है मित्र मंडली होती है। इस मित्र मंडली के अंतर्गत वास्तविक रूप में परिवार में और स्कूल में बच्चे ने जो कुछ सीखा है, यहाँ वास्तविक रूप में ये वार्तालाप का केंद्र होता है, और यहाँ बच्चे अपने विचारों को ऐसा या वैसा बनाते हैं, ये अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के बाद में सब एक दूसरे के विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। और यहाँ वास्तविक रूप में जो मित्र मंडली होती है, मित्र मंडली के अंतर्गत जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप से बच्चे को ऐसा या वैसा बनाया जाता है, और बनते भी हैं। आप देखिएगा, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो परिवार में, शिक्षण संस्थाओं में रहते हुए ठीक से रहते हैं, लेकिन मित्र मंडली में जाकर के वो गलत आदत में आ जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं, राजनीति के बारे में गलत विचार बना लेते हैं। यस, तो वो प्रकट रूप है, वहाँ जानबूझ करके छल, योजन, जोड़ तोड़ से बच्चे को ऐसा या वैसा बना दिया जाता है स्वयं मित्र मंडली के लोगों के द्वारा। चौथा है जनसंपर्क माध्यम। यह भी राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप है। मतलब यहाँ पर भी बच्चे को राजनीति के बारे में जो कुछ भी सिखाया जाएगा, जो उसके विचार बनाए जाएंगे, आस्थाएं, विश्वास, प्रतिबद्धताएं बनाई जाएंगी, जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी छल, योजन, जोड़ तोड़ के ऊपर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जनसंपर्क के माध्यम होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, है ना, समाचार पत्र। इसमें वास्तविक रूप में व्यक्तियों को जैसा बनाना चाहे वैसा बनाया जा सकता है, जैसा बनाना चाहे वैसा बनाया जा सकता है। और इसमें विशेषकर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसका रोल होता है कि भी अब इस समय इस तरीके का जनता को ज्ञान दिया जाए, इस रूप में विचारों को प्रकाशित किया जाए, दूरदर्शन का इस रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि वास्तविक रूप में लोगों के विचार इस रूप में निर्मित हो। तो कहने का मतलब यह है, जनसंपर्क के माध्यम होते हैं, वो राजनीतिक समाजीकरण के प्रकट रूप है। नोट कीजिएगा, मतलब यहाँ पर भी जैसा चाहे वैसा व्यक्ति के विचारों को बनाया जा सकता है। और पांचवा है सरकार। यस, सरकार भी राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप है। सरकार जैसा चाहे वैसा पाठ्यक्रम लगा सकती है, जैसा चाहे वैसे रूप में नियम कानून बना करके लोगों के विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है राजनीति के बारे में। तो वास्तविक रूप में सरकार भी राजनीतिक समाजीकरण का एक अधिकरण है।
और यह है वास्तविक रूप में एक प्रकट अभिकरण है। क्या? राजनीतिक समाजीकरण का सरकार भी एक प्रकट अभिकरण है। यहाँ पर भी सरकार भी वास्तविक रूप में छल योजन और जोड़ तोड़ से लोगों के विचारों को, आस्थाओं को, विश्वासों को, प्रतिबद्धताओं को, अभिवृत्तियों को ऐसा या वैसा बना सकती है, मतलब नकारात्मक सकारात्मक बनाया जा सकता है। इसलिए सरकार भी राजनीतिक समाजीकरण का जो है एक प्रकट अभिकरण है। नोट कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और छठा है राजनीतिक दल और दल संरचनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल और दल संरचनाएं, यह भी राजनीतिक समाजीकरण का है ना प्रकट रूप है। मतलब राजनीतिक दल भी जैसा चाहें वैसा लोगों के विचारों को, आस्थाओं को, विश्वासों को, प्रतिबद्धताओं को बना सकते हैं। कैसे? यहाँ राजनीतिक दल की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ तो राजनीतिक दल राजनीति को व्यक्तियों की चौखट तक, उनके घर के दरवाजे की चौखट तक ले जाते हैं, दूसरी तरफ उसी सामाजिक व्यक्तियों को राजनीति में घसीट लिया जाता है। तो ये राजनीतिक दल सत्ता में तभी तो आएंगे जबकि लोगों को इनका समर्थन मिले, लोगों को इनको समर्थन दिया जाए, मतलब लोग इनको समर्थन दें, जनता इनके विचारधारा को, इनके सिद्धांतों को स्वीकार करे। तो राजनीतिक दल वास्तविक रूप में जनता को अपनी विचारधारा से, अपने घोषणा पत्र से, एजेंडा से परिचित कराते हैं कि भी आप यदि हमें चुनाव में अपना मत दे देंगे और हम विजयी हो गए तो हम इस घोषणा पत्र के अनुरूप है ना कानून बनाएंगे। तो वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक दल जानबूझ करके इस रूप में लोगों का विचार, विश्वास, आस्थाओं को बदलते हैं। किस रूप में? उनका जो राजनीतिक दल होता है उस राजनीतिक दल की विचारधारा के रूप में, उस विचारधारा के अनुरूप, उस विचारधारा के अनुकूल लोगों के विचारों को परिवर्तित करते हैं, जिससे कि उस राजनीतिक दल को जनता स्वीकार कर ले और वो सत्ता में आ जाए। तो जानबूझकर किया जा रहा है, यहाँ स्वतः नहीं हो रहा है। वास्तविक रूप में यहाँ भी छल योजन और जोड़ तोड़ का प्रयोग कर करके राजनीतिक दल वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को, आस्थाओं को, विश्वासों को, मूल्यों को और प्रतिबद्धताओं को ऐसा या वैसा बनाते हैं। यहाँ पर भी वास्तविक रूप में राजनीतिक दल और दल संरचनाएं राजनीतिक समाजीकरण का है जो है प्रकट रूप है। क्या है? प्रकट रूप है। आशा करता हूँ ये 6 के 6 अभिकरण समझ में आ गए होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक समाजीकरण के जो है ये केवल 6 ही अभिकरण होते हैं, नहीं। आज हम देख सकते हैं कि धर्म और धार्मिक संस्थाएं भी राजनीतिक समाजीकरण के बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण बन गए। ये भी लोगों के विचारों को वास्तविक रूप में ऐसा या वैसा बनाते हैं। कौन? धर्म और धार्मिक संस्थाएं। धर्म और धार्मिक संस्थाएं ये भी वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकट और अप्रकट दोनों ही रूप हैं। प्रकट रूप में तो वास्तविक रूप में धार्मिक संस्था के द्वारा व्यक्ति के विचारों को ऐसा वैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अप्रकट रूप में, वास्तविक रूप में जो उसके विश्वास होते हैं, जो उसकी प्रतिबद्धताएं होती हैं, उसके अनुरूप वह स्वतः ही कुछ बातें सीखता चला जाता है। तो यहाँ आप 7वां बिंदु भी बना सकते हैं, धर्म और धार्मिक संस्थाएं। वैसे महत्वपूर्ण ये 6 ही अभिकरण होते हैं राजनीतिक समाजीकरण के। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी बात आप समझ पाएंगे। तीसरा पार्ट है राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। अब जब राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण हम समझ गए हैं तो इन अभिकरणों से ही ये बात स्पष्ट हो रही है कि राजनीतिक समाजीकरण के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, कुछ नियामक होते हैं जिससे राजनीतिक समाजीकरण ठीक से हो भी सकता है और राजनीतिक समाजीकरण के मार्ग में बाधाएं भी खड़ी की जा सकती हैं, या कुछ तत्व, नियामक तत्व, तथ्यों के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण के मार्ग में अवरोध का काम भी किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजीकरण के जो नियामक है, मैंने जो नोट किए हैं, ये नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण को वास्तविक रूप में आगे बढ़ाया भी जा सकता है और पीछे की तरफ धकेला भी जा सकता है। मतलब लोगों के विचारों को, आस्थाओं को ऐसा या वैसा, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक बनाने में इनका योगदान होता है। और ये जो 5 नियामक हैं वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण को नकारात्मक या सकारात्मक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने नोट कर दिया है यहाँ, ये 5 नियामक हैं राजनीतिक समाजीकरण के। 5 नियामक नोट कीजिएगा। पहला है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, ये राजनीतिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण नियामक है। कैसे भाई? देखो,
मोटे रूप में पूरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था के 3 रूप माने जाते हैं। मोटे रूप में कह रहा हूँ मैं, गंभीरता से वर्गीकरण करेंगे तो अनेक रूप सामने आते हैं उभर कर। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएँ, सर्वाधिकारवादी राज्य व्यवस्थाएँ हैं, और स्वेच्छाचारी या निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाएँ। 3 रूप हो गए। तो इन तीनों राजनीतिक व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण अलग अलग रूप में होता है। कैसे? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में समाजीकरण स्वतंत्र रूप में होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। परंतु लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी कभी कभी हमने देखा है कि सरकार जो है समाजीकरण, मैं राजनीतिक समाजीकरण नहीं बोल रहा हूँ, केवल समाजीकरण के क्षेत्र में भी, मतलब समाज के बारे में लोगों को क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ सीख रहे हैं, इसमें भी जो है सरकारें हस्तक्षेप करने लग जाती हैं। तो फिर हस्तक्षेप करी तो वहां पर भी छल योजन जोड़ तोड़ का प्रयोग किया जाता है। अपर वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो समाजीकरण होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है, वह स्वतंत्र रूप में होता है। परंतु सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, स्वेच्छाचारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में एक प्रकार की जकड़न रहती है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, जैसे वर्तमान में चीन है, भूतपूर्व सोवियत संघ है, एक दलीय व्यवस्था होती है। तो एक दल की विचारधारा के अनुरूपी लोगों के विचारों को ढाला जाता है, मतलब वहां किंतु और परंतु नहीं किया जा सकता है। साम्यवादी विचारधारा जो है, उस विचारधारा का समर्थन करना ही पड़ेगा सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था। और निरंकुश शासन के अंतर्गत जो निरंकुश शासक होता है, वो जैसा चाहेगा वैसे व्यक्तियों को राजनीति के बारे में सीखने के लिए विवश करेंगे, वैसा ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा, उनके विचार, विश्वास, आस्थाएं, प्रतिबद्धताएं वैसे ही बनाए जाएंगे। तो इसलिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जो समाजीकरण होता है स्वतंत्र रूप में होता है, जबकि सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं में एक प्रकार की जकड़न होती है, एक प्रकार की बाध्यता होती है, यहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। जैसा वो लोगों को सिखाना चाहते हैं वैसा सीखना पड़ता है, जबकि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में ऐसी जकड़न नहीं होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उस नेचर के अनुरूप भी वास्तविक रूप में वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण नकारात्मक या सकारात्मक रूप में होता है, स्वतंत्र या जकड़ रूप में होता है, बाध्य रूप में होता है। इसलिए वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है, ये है राजनीतिक समाजीकरण का एक नियामक बन जाता है। दूसरा, राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण। अब देखो, राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण, इसका मतलब क्या है? यहाँ अभिमुखीकरण का मतलब ये है कि जो समाजीकरण है, उस समाजीकरण की दिशा क्या है। मैं समाजीकरण बोल रहा हूँ, मतलब समाज के बारे में लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे विचार बना रहे हैं। जो समाजीकरण की दिशा है, वह समाजीकरण की दिशा यदि राजनीतिक समाजीकरण के अनुरूप है, मतलब उस समाजीकरण की दिशा के अनुरूप ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। मतलब है समाज के बारे में लोगों के जो विचार हैं, विश्वास हैं, मूल्य हैं, वो जैसे तैयार कर रहे हैं, उसी के अनुरूप राजनीति का भी समाजीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में भी व्यक्ति वैसा ही सीख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब समाजीकरण की दिशा अलग हो, समाज के बारे में जो विचार हैं लोगों के वो अलग हों, और राजनीति के बारे में लोगों के जो विचार हैं वो अलग हों, अलग अलग दिशाएं होगी। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध पैदा होता है और राजनीतिक समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए राजनीतिक समाज के जो अभिमुखीकरण है, वह भी राजनीतिक समाजीकरण के नियामक है। फिर कह रहा हूं, अभिमुखीकरण का मतलब होता है समाजीकरण की दिशा क्या है, और समाजीकरण की जो दिशा है ना भाई, जो दिशा है उसी ही दिशा की तरफ राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजीकरण की दिशा तो ये है, मतलब समाजीकरण का मतलब होता है समाज के बारे में क्या सीखा जा रहा है, और राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में क्या विचार या विश्वास, आस्थाएं, प्रतिबद्धताएं सीखी जा रही हैं। तो समाजीकरण की दिशा भी यही है और राजनीतिक समाजीकरण की दिशा भी ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजीकरण की दिशा तो ये होगी और राजनीतिक समाजीकरण की दिशा ये होगी, तो राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध पैदा होगा। इसलिए राजनीतिक समाज के जो अभिमुखीकरण है वह भी राजनीतिक समाजीकरण का नियामक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, अभिमुखीकरण का मतलब होता है समाजीकरण की दिशा, नोट कीजिएगा, समाजीकरण की दिशा, इसका मतलब होगा ये, ठीक है, किसका? अभिमुखीकरण का। अच्छा, तीसरा है नियामक राजनीतिक समाज के नॉर्म्स, मानक। अब देखिएगा, वास्तव में जो ये राजनीतिक समाज है, इसके अंतर्गत
जो समाज होता है उस समाज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो मानक होते हैं, जो मूल्य होते हैं, है ना, उन मूल्यों के अनुरूप ही यदि राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के नॉर्म्स, मानक, मूल्य अलग हैं और राजनीतिक समाजीकरण उन मूल्यों से अलग हट करके जनता को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध होगा। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं होगा। इसलिए जो नॉर्म्स होते हैं वह भी राजनीतिक समाजीकरण के नियामक बन जाते हैं। मतलब उस समाज के जो मानक हैं, जो मूल्य हैं, वो क्या हैं। मान लो भारत की बात आती है, हमारे भारत के अंतर्गत समाज के नॉर्म से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी का आप नाम ले सकते हैं सर, ये तो गांधी जी ने कहा है। नो 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 नो, गांधी जी स्वयं ने कहा है कि मैं जो विचार दे रहा हूँ ये विचार तो उतने ही प्राचीन हैं जितने प्राचीन ये घाटियाँ, ये पहाड़, ये पर्वतमालाएं हैं। मैं कोई नए विचार नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही कर रहा हूँ नई बात, और वो ये कि मैं इन मूल्यों को उठा करके इनको राजनीति में लागू कर रहा हूँ। स्वयं गांधी जी ने की ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में आप देखो, समाज में तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन राजनीति के अंतर्गत इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो फिर दिक्कत आएगी ना। जैसे मान लीजिएगा गांधी जी ने कहा कि राजनीति में धर्म का प्रयोग होना चाहिए। अब समाज में धर्म को मान रहे हैं, धर्म का प्रयोग हो रहा है, लेकिन राजनीति में कहते नहीं नहीं, राजनीति धर्म को तो अलग अलग कर दो। धर्म का मतलब ये कर्तव्य से अपने निश्चित नियत कर्तव्य को पूरा कीजिएगा। तो गांधी ने स्वयं ने कहा है कि धर्म बिन राजनीति तो राजनीति नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में समाज के जो मानक होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं ना भाई, उनके अनुरूप ही वास्तविक रूप में राजनीति के बारे में लोगों को सिखाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इन दोनों में विरोध है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध पैदा होगा। यस। पांचवा है जनसंपर्क माध्यमों की व्यवस्था या अभाव। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जनसंपर्क माध्यमों की व्यवस्था या अभाव। अब राजनीतिक समाजीकरण का ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियामक है, निर्धारक तत्व है ना। जैसे हम कहें कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में संचार के साधन कहाँ थे, यातायात व्यवस्थाएं भी नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, तो लोगों को राजनीति के बारे में कहाँ ज्ञान था, क्या सीखते थे राजनीति के बारे में। राजनीति तो राजा महाराजाओं के चरणों की दासी थी। आज जनसंपर्क संचार के साधन है, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है कि नहीं। तो इनसे लोगों के विचारों को ऐसा वैसा बनाया जा सकता है। तो भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनसंपर्क के जो माध्यम होते हैं कुछ हद तक स्वतंत्र रहते हैं। सर्वाधिकारी, स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत जनसंपर्क के जो साधन होते, माध्यम होते हैं, सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। हालांकि लोकतांत्रिक शासनीय व्यवस्थाओं में भी पूर्ण ढिलाई नहीं दी जाती, पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि वास्तविक रूप में इतनी स्वतंत्र जनसंपर्क के माध्यम नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। तो जनसंपर्क के माध्यमों की व्यवस्था यदि किसी देश में है तो वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण अलग प्रकार का होगा, और किसी देश में जनसंपर्क के माध्यम की व्यवस्था नहीं है, मतलब इनको किसी भी रूप में जो है स्वतंत्रता नहीं है, ये जकड़े हुए हैं, बंधन में हैं, तो वहाँ पर समाजीकरण जो है, राजनीतिक समाजीकरण दूसरे रूप में होगा। इसलिए जनसंपर्क माध्यम की व्यवस्था किसी देश में है तो वहाँ जैसे लोकतांत्रिक देशों में मतलब जो है इनको स्वतंत्रता होती है, सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी शासन में इनको स्वतंत्रता नहीं होती जनसंपर्क माध्यमों को, मतलब एक प्रकार से जकड़न में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। तो जहाँ पर इनकी व्यवस्था है वहाँ राजनीतिक समाजीकरण ठीक तरीके से हो जाता है, और जहाँ पर जनसंपर्क के माध्यम है उनको स्वतंत्रता नहीं, जकड़न में या बंधन में, तो वहाँ तो एक ही सांचे में लोगों के विचारों को ढाला जाता है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जनसंपर्क के माध्यम की व्यवस्था या इसका अभाव है, यह भी राजनीतिक समाजीकरण का एक नियामक है। और पांचवा है राजनीतिक संस्कृति। यस भाई, वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक समाजीकरण स्वयं जैसे चाहे वैसे राजनीतिक संस्कृति को बना सकता है। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा था कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति मान लीजिएगा गलत है, राजनीति के बारे में लोगों के विचार गलत हैं। जैसे हमारे भारत का उदाहरण दूं मैं, तो यहाँ एक प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर बन गई कि राजनीति को एक व्यवसाय या पेशा मान लेते हैं, लोग मानते हैं, ऐसे विचार बन गए इनको। अब हम इन साधनों का प्रयोग कर कर, इन अभिकरणों का प्रयोग कर करके व्यक्ति के विचारों को बदल सकते हैं कि नहीं, राजनीति एक व्यवसाय नहीं है, राजनीति तो वास्तविक रूप में देश सेवा का माध्यम है।
आप राजनीति में आए देश सेवा कीजिएगा, देश सेवा करने के लिए आए, राजनीति में धन बटोरने के लिए नहीं आए। सिखाया जा सकता है ना बच्चों को, बालकों को सिखाया जा सकता है। अब सिखाने के माध्यम से संस्कृति को बदला जा रहा है, राजनीतिक संस्कृति को बदला जा रहा है ना। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण जो होता है ना, वो ही राजनीतिक संस्कृति का नियामक होता है वैसे देखे तो। लेकिन कुछ देशों में हमने देखा है कि अड़ियल संस्कृति होती है, उनकी अड़ियल राजनीतिक संस्कृति होती है। और अड़ियल राजनीतिक संस्कृति होने के कारण, अड़ंगेबाजी वाली राजनीतिक संस्कृति कि हर विकास के कार्य में बाधा डाली जाए, अड़ियल राजनीतिक संस्कृति होने के कारण राजनीतिक समाजीकरण में वो अड़ियल राजनीतिक संस्कृति अवरोध पैदा करती है ना। इसलिए राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक समाजीकरण की नियामक बन जाती है। यस, वैसे देखें तो राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति का नियामक है, परंतु अड़ियल राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण का नियामक बन जाती है, राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध पैदा कर देती है। क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक समाजीकरण में अवरोध पैदा कर देती है। ये हो गए राजनीतिक समाजीकरण के 5 नियामक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 ही हैं, हाँ भाई इसके और भी नियामक है। मैं एक उदाहरण दूं, जैसे भौगोलिक गतिशीलता है, आप नोट कीजिएगा चाहे तो छठा बिंदु, भौगोलिक गतिशीलता। हाँ, भौगोलिक गतिशीलता भी राजनीतिक समाजीकरण का एक नियामक बन जाता है। कैसे, देखो भौगोलिक गतिशीलता का मतलब होता है कि मैं मिस्टर श्रीपाल यादव अलवर को छोड़ करके, राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ मैं, अलवर को छोड़ करके और मैं बिहार चला जाता हूँ, बिहार प्रांत में। वहाँ जाने के बाद में हो सकता है मेरे विचार बदल जाएं। यहाँ मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद में मेरे विचार ऐसे बन जाएं कि नहीं भाई बस अब राजनीति में हम रुचि नहीं लेंगे और हम तो बस अब आनंद से अपना जीवन व्यतीत कराएंगे, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो भौगोलिक गतिशीलता भी मेरे विचारों को बदलने में, बताइए, भूमिका निभा रही या नहीं। मतलब मेरे विचारों को बदलने में, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर मैं चला जाता हूँ, तो उस भौगोलिक क्षेत्र ने मेरे विचारों को बदला या नहीं, बदला है। तो भौगोलिक गतिशीलता भी राजनीतिक समाजीकरण का नियामक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये हो गए राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। तो राजनीतिक समाजीकरण की 3 बातें समझ में आ गई। यस, प्रकृति, अभिकरण और नियामक। ये हो गया आज आपका राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट डे कल हम पॉलिटिकल कल्चर, यस, यहाँ लास्ट बिंदु मैंने इसलिए नोट किया है, कल शुरू करेंगे हम पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है आप ठीक से समझ गए होंगे। आप मेरी एनर्जी हैं, आप मेरी ऊर्जा हैं। मैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा जिससे आपको राजनीति विज्ञान में किसी भी रूप में कहीं परेशानी नहीं आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।